Hello students, welcome to my YouTube channel whose name is Chemistry with Manish Soni। क्लास 11 में आपको द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में पढ़ा दिया जाता है। बहुत अच्छे से आप वहाँ पर पढ़ के आते हो। क्लास 12 में हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है ठोस अवस्था। क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। तो सबसे पहली बात, ठोस अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आकृति व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। एक तो आकृति निश्चित होनी चाहिए और एक आयतन क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। जैसे आप पढ़ते हो, द्रव अवस्था जो होती है उसकी आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और गैस अवस्था जो आप पढ़ते हो उसकी ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन निश्चित होता है। और ये दोनों अवस्थाएं आप क्लास 11 में पढ़ के आ चुकी हो। यहाँ पर हम क्लास 12 के अंदर ठोस अवस्था के बारे में स्टडी करेंगे। तो ठोस अवस्था की परिभाषा आपने समझ ली होगी। पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आकृति एवं आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था के गुण, नंबर 1 है ठोस पदार्थों की आकृति, आयतन व द्रव्यमान निश्चित होते हैं। आकृति, आयतन व द्रव्यमान क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। नंबर दो है ठोस पदार्थ कठोर व असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थ क्या होते हैं? कठोर एवं असंपीड्य होते हैं। नंबर 3 है इनका घनत्व उच्च होता है तथा गलनांक व क्वथनांक भी अधिकांशतया क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो इनका घनत्व उच्च होता है तथा गलनांक व क्वथनांक भी अधिकांशतया क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। सबसे पहली बात सर, ये अवयवी कण क्या होते हैं? तो वे कण जिनसे किसी पदार्थ का निर्माण होता है, उस पदार्थ के वो अवयवी कण कहलाते हैं। और अवयवी कण जो होते हैं वो या तो परमाणु होते हैं या अणु होते हैं या क्या होते हैं? आयन होते हैं। तो यहाँ पर अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं, जिस कारण से अवयवी कण पास पास आ जाते हैं। और पास पास आने के कारण क्या होता है? अवयवी कणों के मध्य जो दूरियां होती है वो कैसी हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। ठोस पदार्थों में अगला गुण पढ़ रहे हैं। ठोस पदार्थों में अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती है, परंतु ये अवयवी कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या कर सकते हैं? दोलन कर सकते हैं या करते हैं। तो ठोस पदार्थों में अवयवी कणों की स्थितियां क्या होती है? निश्चित होती है, लेकिन ये अवयवी कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित क्यों होती है? क्योंकि अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल उपस्थित होता है। और इसी कारण से ये क्या होते हैं? ठोस पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर एवं क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण अर्थात परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो यहाँ पर अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, जो ज्यामिति होती है, वो कैसी होती है? निश्चित होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा, हीरे में कार्बन परमाणु जो होते हैं वो चतुष्फलकीय क्रम में जुड़े रहते हैं। आपने 11वीं क्लास में चीज़ पढ़ी है, हीरा कैसा ठोस है? एक क्रिस्टलीय ठोस है। कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है। तो क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, सोडियम क्लोराइड, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज आदि। तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा आप आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत सरल सी परिभाषा है। ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। सोडियम क्लोराइड, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज। चलिएगा
दूसरे प्रकार के ठोस है अक्रिस्टलीय ठोस, इन्हें अमोर्फस ठोस भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, इनको एक नाम और दिया गया है अमोर्फस ठोस, और अमोर्फस का मतलब होता है आकृति नहीं होना। ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, जैसे रबर, प्लास्टिक, कांच, क्वार्ट्ज कांच आदि। चलिएगा, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, रबर, प्लास्टिक, कांच, क्वार्ट्ज कांच, इन सभी ठोस पदार्थों में अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। चलिएगा, बात करते हैं हम क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो यहाँ से एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई 2 अंतर लिखो, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या है वो सुनिएगा। क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। दूसरा पॉइंट है, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं, इस कारण इन्हें वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित, एक निश्चित तापमान पर ये पिघलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया, सुक्रोज का जो गलनांक होता है वो 469 केल्विन होता है, इसका मतलब 469 केल्विन पर ही पिघलेगा ये, उससे पहले इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अपन बात करें 458.99 की, 99 केल्विन की, तो उस तापमान पर भी ये नहीं पिघलता, उस तापमान पर भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 469 केल्विन पर पिघलेगा, और जब तक पूरा नहीं पिघल जाएगा इसका तापमान कितना रहने वाला है, 469 केल्विन ही रहने वाला है। तो याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। ये ताप के एक परास में नरम पड़ जाते हैं। जैसे आप प्लास्टिक की बात करते हैं अपन, प्लास्टिक को आपने कभी गर्म किया होगा, तो गर्म करने पर वो क्या होती है, डायरेक्टली नहीं पिघलती, पहले वो क्या पड़ती है, नरम पड़ती है। ताप के एक परास में क्या पड़ते हैं, नरम पड़ते हैं। निश्चित गलनांक नहीं होने के कारण ये गर्म करने पर नरम पड़कर द्रवों की भांति प्रवाहित होने लगते हैं, हालांकि ये प्रवाह अत्यंत धीमी गति से होता है। जैसे आपने देखा होगा, पुरानी इमारतों की खिड़कियों के जो कांच होते हैं वो ऊपर की तुलना में नीचे से थोड़े क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, क्योंकि कई सालों तक सूर्य का जो प्रकाश है उन खिड़कियों के ऊपर, उन खिड़कियों के कांच के ऊपर गिरा होगा, जिस कारण से क्या हुआ होगा, वो खिड़कियों के जो कांच के जो अवयवी कण हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण किधर आ गए होंगे, नीचे आ गए होंगे, जिस कारण से वो नीचे से थोड़ी मोटी हो जाती है और ऊपर से क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। क्योंकि ये प्रवाह बहुत धीमी गति से हो रहा है, इसलिए टाइम पीरियड इसमें क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। तो याद रखिएगा, ये ताप के एक परास में नरम पड़ जाते हैं। निश्चित गलनांक नहीं होने के कारण ये गर्म करने पर नरम पड़कर द्रवों की भांति प्रवाहित होने लगते हैं, हालांकि ये प्रवाह क्या होता है, अत्यंत धीमी गति से होता है, इस कारण इन्हें अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, पुरानी इमारतों एवं खिड़कियों के कांच ऊपर की तुलना में नीचे से मोटे होते हैं। इसका कारण पूछे तो आप बताओगे, क्योंकि कांच एक कैसा ठोस होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कांच कैसा ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। चलिएगा, इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गर्म करने पर नरम पड़कर धीमी गति से क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, हालांकि ये प्रवाह द्रवों की तुलना में अत्यंत धीमी गति से होता है। चलिएगा, अगला अंतर है, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। कैसी व्यवस्था पाई जाती है, दीर्घपरासी, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की कैसी व्यवस्था है, दीर्घपरासी, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की कैसी व्यवस्था है, लघुपरासी। अब बात आती है कि सर ये दीर्घपरासी और लघुपरासी व्यवस्था होती क्या है। तो देखिएगा, दीर्घपरासी व्यवस्था का मतलब होता है वह व्यवस्था जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था का पैटर्न नियमित होता है तथा जिसकी संपूर्ण क्रिस्टल में दीर्घ दूरियों तक बारंबार पुनरावृत्ति होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था कहलाती है। दीर्घपरासी व्यवस्था का मतलब वह व्यवस्था जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था का पैटर्न नियमित होता है तथा जिसकी संपूर्ण क्रिस्टल में
दीर्घ दूरियों तक बार बार पुनरावृत्ति होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था कहलाती है। जैसे आप हीरे की संरचना को बुक के अंदर देखिएगा, उस हीरे की संरचना में जो कार्बन परमाणु होते हैं वो चतुष्फलकीय क्रम में जुड़े होते हैं, और इस चतुष्फलकीय क्रम की जो पुनरावृत्ति होती है ना, वो संपूर्ण हीरे में बार बार होती है दीर्घ दूरियों तक। लघुपरासी व्यवस्था का मतलब क्या होता है? वह व्यवस्था जिसमें अवयवी कणों का नियमित पैटर्न की पुनरावृत्ति दीर्घ दूरियों तक नहीं होती। वह व्यवस्था जिसमें अवयवी कणों की, ये की है यहाँ पर, वह व्यवस्था जिसमें अवयवी कणों की नियमित पैटर्न की पुनरावृत्ति दीर्घ दूरियों तक नहीं होती, केवल लघु दूरियों तक ही होती है, लघुपरासी व्यवस्था कहलाती है। चलिएगा, लघुपरासी व्यवस्था के बारे में आप समझ गए होंगे। अवयवी कणों की नियमित पैटर्न की जो पुनरावृत्ति है वो संपूर्ण क्रिस्टल में नहीं होती, संपूर्ण पदार्थ में नहीं होती, दीर्घ दूरियों तक नहीं होती, केवल लघु दूरियों तक होती है। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? लघुपरासी व्यवस्था। अगला अंतर है चौथा, क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक होते हैं, अर्थात विषम देशिकता दर्शाते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, घनीय क्रिस्टलीय संरचना वाले क्रिस्टलीय ठोसों को छोड़कर। क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक होते हैं, अर्थात विषम देशिकता दर्शाते हैं। विषम देशिकता क्या होती है अभी अपन पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार आप याद कर लीजिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक होते हैं, अर्थात विषम देशिकता दर्शाते हैं, लेकिन इसका अपवाद क्या है? घनीय क्रिस्टलीय संरचना वाले क्रिस्टलीय ठोसों को छोड़कर। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं, अर्थात समदेशिकता दर्शाते हैं। यहाँ पर ये ए लिखना पड़ेगा अपन को, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? समदेशिक होते हैं, अर्थात समदेशिकता दर्शाते हैं। तो देखिएगा विषम देशिकता क्या होती है। वे ठोस पदार्थ जिनमें भौतिक गुणों जैसे चालकता, अपवर्तनांक आदि का मापन भिन्न भिन्न दिशाओं में करने पर इनके मान कैसे प्राप्त होते हैं? भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, विषम देशिक ठोस कहलाते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? विषम देशिकता। एग्जाम में क्वेश्चन, बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसको इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिएगा, एक चित्र यहाँ पर विषम देशिकता को दर्शा रहा है। यहाँ पे जो लाल वाले गोले आपको दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद में जो आसमानी गोले दिखाई दे रहे हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में क्या है? व्यवस्थित है। अब देखिएगा, जब हमने इस दिशा में भौतिक गुण को मापा और इस दिशा में भौतिक गुण को मापा, तो दोनों दिशाओं में भौतिक गुण के जो मान होंगे ना, वो अलग अलग प्राप्त होंगे। अगर ऐसा ठोस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विषम देशिक ठोस कहते हैं। देखिएगा, यह एक क्रिस्टलीय ठोस है, और इस क्रिस्टलीय ठोस में इस दिशा में यदि आप भौतिक गुण मापोगे और इस दिशा में यदि आप भौतिक गुण मापोगे, तो दोनों दिशाओं में भौतिक गुणों के जो मान होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे? अलग अलग। इसका कारण ये है कि इस दिशा में जाओगे तो अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम अलग है, और इस दिशा में जाओगे तो अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम क्या है? अलग है। इसलिए हम कहते हैं कि विषम देशिकता दर्शाने वाले ठोस पदार्थों के जो भौतिक गुण हैं उनके मान भिन्न भिन्न दिशाओं में कैसे प्राप्त होते हैं? भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, घनीय क्रिस्टलीय संरचना वाले क्रिस्टलीय ठोसों को छोड़कर से सभी क्रिस्टलीय ठोस। चलिएगा, अब बात करते हैं हम समदेशिकता की। वे ठोस पदार्थ जिनके भौतिक गुणों जैसे चालकता, अपवर्तनांक आदि का मापन भिन्न भिन्न दिशाओं में करने पर इनके मान सभी दिशाओं में एक समान प्राप्त होते हैं, समदेशिक ठोस कहलाते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? समदेशिकता। जैसे एग्जाम्पल है अक्रिस्टलीय ठोस। अब होता क्या है, अक्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते, तो जिस भी दिशा में आप जाओगे उस दिशा में आपको हमेशा बेकार सी व्यवस्था प्राप्त होगी। किसकी? अवयवी कणों की। तो हर दिशा में अवयवी कणों की जो व्यवस्था का क्रम होगा वो एक समान होगा। इस कारण से सभी दिशाओं में भौतिक गुण के जो मान होंगे वो हमेशा कैसे प्राप्त होंगे? समान प्राप्त होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समदेशिक होते हैं। चलिएगा, पांचवा और अंतिम अंतर है, क्रिस्टलीय ठोस विदलन का गुण दर्शाते हैं, अर्थात तेज धार वाले औजार, जैसे चाकू ले लिया, चाकू से काटने पर विदलन स्पष्ट होता है एवं बनने वाली नई सतह कैसी होती है? चिकनी एवं सपाट होती है। आप किसी क्रिस्टलीय ठोस को ले लीजिएगा और उसको किसी तेज धार वाले औजार जैसे चाकू से काटिएगा, तो जो दो नई सतह बनेगी वो कैसी होगी? चिकनी एवं सपाट। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस विदलन का गुण नहीं दर्शाते हैं, अर्थात
तेज़ धार वाले औजार से काटने पर विदलन स्पष्ट नहीं होता है। तो आज की इस क्लास में हम क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर तक पढ़ेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।